क्योंकि जब हम इस देश में आजाद नहीं थे, ये देश गुलाम था। ये बच्चों चुप हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। तो जब ये मुल्क गुलाम था तो इस देश में हम लोगों का अधिकार नहीं थे, और जब अधिकार नहीं थे तो हमारी जिंदगी कैसी थी? जब राजतंत्र था, राजतंत्र में राजा महाराजा राज करते थे, उनकी औलादें राज करती थी। कोई गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, नौजवान राज नहीं कर सकता था। रानी के पेट से जो जन्म लेता था वो राज करता था। फिर बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, और वोट के अधिकार के साथ ये सुनिश्चित हुआ कि अब सिर्फ रानी का बेटा राज नहीं करेगा, जो वोट की ताकत से, बैलेट की ताकत से जीत के जाएगा वो राज करेगा। अगर ये संविधान नहीं होता तो आज इनको कोई यहां मंच पे नहीं बैठने देता। अगर आज ये इस मंच पे बैठी हैं तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की वजह से बैठी कि संविधान ने हमें अधिकार दिए, क्योंकि बाबा साहब का एक मत था कि जिनको राजतंत्र में राज नहीं करने दिया गया, लोकतंत्र में वो अपने वोट के जरिए राज कर सकते हैं। ये लड़ाई थी सिर्फ उनको कुर्सी पे बिठाने की, जिनको कुर्सी से बहुत दूर रखा गया, जिनके साथ बहुत सारी पाबंदियां थी। आज अगर महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर बनती है ना, वकील, जज बनती है ना, यहां तक गांव में मेंबर, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनती है, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसकी वजह से बनती है। जब तक संविधान नहीं था उससे पहले नहीं बनती थी। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक संविधान नहीं था उससे पहले नहीं बनती। चाहे औरत में कितनी काबिलियत, उससे पहले तो औरत को 2 दर्जे की नागरिक माना जाता, पैरों की जूती। समझे? देश तो गुलाम था, लेकिन महिलाएं 2 दर्जे की नागरिक थी देश में, गुलाम में भी, गुलामों की भी गुलाम। मुझे कहने में तकलीफ है लेकिन सच है, तुम्हें बता रहा हूं। तुम मेरा खून हो, बहने हो मेरी। तन ढकने के लिए कपड़े की इजाजत भी नहीं थी देश में, उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। इतने जुल्म सह के हम लोग आज, आईपीएस बैठता है वहां, वो आईपीएस था, लेकिन उसको भी घोड़ी पे बैठने की इजाजत नहीं थी। उसने भी सरकार से परमिशन मांगी राजस्थान में कि मैं घोड़ी पे बैठ के भारतवर्ष निकालना चाहता हूं अपनी। इस देश में मटकी छूने पे अभी भी हत्या होती है। इस देश में अभी भी गैर बराबरी है। अच्छे हॉस्पिटल बना के, पढ़ाई को इतनी सस्ती करके गरीब का बेटा भी बढ़िया से जाके पढ़ सके, डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई कर सके, वकालत की पढ़ाई कर सके। अच्छे हॉस्पिटल बना के गरीब से गरीब भी हॉस्पिटल में जा सके और बिना बहुत कम पैसे में उसको इलाज की सुविधाएं हो जाए। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करा के, ये लोकतंत्र ने दिया था हमें संविधान के जरिए। लेकिन पार्ट में जिनके ऊपर पाबंदी थी कि उन पे धन धरती राजपाट नहीं हो सकता, उन पे अच्छे मकान, अच्छी दुकान, अच्छा व्यापार नहीं हो सकता, उनको मिलेगा कैसे? उसके लिए सरकारें बनने लगी। लेकिन आज जिन नेताओं को हमने ताकत देके भेजा, वो अपना काम जिम्मेदार से नहीं कर रहे। कैसे? आपने खजूर का पेड़ देखा? कितने लोगों ने देखा खजूर का पेड़? जरा हाथ खड़ा करो। आप लोगों ने देखा खजूर का पेड़? क्या खजूर का पेड़ कभी छांव दे सकता है? खजूर का पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, लेकिन छांव नहीं दे सकता। सच ये है, जिनको हमने सींचा, जिनको हमने ताकत दी, उन्होंने ताकतवर होने के बाद हमसे मुंह मोड़ दिया। कैसे? और आसानी से समझ जाओ। आपने जिस बेटे को अपना पेट काट के पढ़ाया, जिस बेटे को अपनी सुख सुविधाएं त्याग करके पढ़ा लिखा के कामयाब बनाया, जिस दिन वो कामयाब हो गया, उसके बाद उसने आपसे कहा कि आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। उस मां पे क्या बीतेगी बताओ? कैसा लगेगा उस मां को? बहुत दुख लगेगा। अच्छा लगेगा, बुरा? जिसके लिए, जिसके सहारे सब कुछ किया और उसने जैसे वो ताकतवर हुआ उसने हाथ खींच लिया, उस बाप पे क्या बीतेगी जिसने अपना पेट काट के उसको ताकत दी? जिन्होंने सर्दी में जूता और जैकेट नहीं खरीदी लेकिन अपने बेटे के लिए व्यवस्था की, और वो बेटा अगर समय आने पर साथ छोड़ दे तो उसको लगता है कि उसके साथ धोखा हो गया, वो ठगा गया। हमारे नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन जब हमारी तरक्की की बात आई तो उन्होंने हमसे मुंह फेर ली। उसका परिणाम ये है कि आज जो सरकार है वो हमारे अधिकार खत्म कर रही है। पहले नौकरी आती थी, अभी एक भर्ती है, उसका पेपर लीक हो गया। उससे पहले आरोग्य एक भर्ती है, उसका पेपर लीक हो गया। तो पहले भर्तियां आती थी, नौकरी लगते थे लोग, बैकलॉग भरा जाता था, स्कॉलरशिप मिलती थी।
स्कूल बनते थे, अब तो स्कूल बंद हो रहे। सरकारी स्कूल में ऑर्डर कर दिया 40 से बच्चे जहां कम होंगे उसको बंद कर दो, क्योंकि हम लोग पढ़ ना पाए। जब पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे बुरे में फर्क कैसे करेंगे? जब पढ़ेंगे नहीं तो हम ये जानेंगे कैसे कि सरकार जो योजना चला रही है उससे फायदा होगा नुकसान होगा। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनका एकमात्र लक्ष्य है, जो उनके सहयोगी हैं पैसे वाले लोग, उनको तब पैसे देना, उनको ताकत है। तो वो ताकत और पैसा उन पे आएगा कहां से? गरीबों का खून चूस के। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भी अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह से वो हमारे अधिकार छीन के अमीरों को देना चाहते हैं, उसी तरह से हम अमीरों से अपने अधिकार छीन के अपने लोगों को देना चाहते हैं, जिनको स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए, जिनका हक बैठता है संविधान के जरिए। आज इसी बात को लेकर हम लोग गली गली पूरे देश में घूम रहे हैं, और जहां भी जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होता है, क्योंकि अभी हम पे इतनी ताकत है, हम उनकी मदद करते हैं, उस लड़ाई को लड़ते हैं। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बिठाया 6 की 6 मेरी बहनों, कि जब तक मैं हूं अपने आप को सुरक्षित समझो। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है अपने आप को सुरक्षित मानो। कोई भेड़िया, कोई गुंडा, कोई अपराधी तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता जब तक तुम्हारा भाई। ये बात याद रखना, इसलिए बिठाया मैंने, ठीक है? इसलिए नहीं बिठाया। मैं देखना चाहता कि आज हमारी बहन बेटियों में इतना हौसला पैदा हो पाया नहीं हो पाया कि वो मंच पे बैठ के पुरुषों को सामना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उनकी आंखें तो नहीं झुक जाएंगी। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बिठाया कि जैक करने के लिए, तुम्हारा हौसला कहां पहुंचा। अगर आज तुम वहां से डर के ना आती तो मेरा हौसला टूटता कि अभी भी मेरी बहनें अपने अधिकारों के लिए का सामना करने के लिए तैयार है। ये मंच हमारे लिए, ये कुर्सी बाबा साहब ने महिला पुरुषों को बराबर दी। जो काम बेटे कर सकते हैं वो बेटियां भी कर सकते हैं, मगर हमारे यहाँ दुराह है, हम बेटी को कम पढ़ाते हैं, बेटे को ज्यादा पढ़ाते हैं। उनको लगता है बेटा ज्यादा सेव करेगा, उनको लगा बेटी तो पढ़ाएगी, सेवा बेटी ज्यादा करती है, बेटा कम करता है। 100 में से 1000 में से 1 होगा जो करता होगा बेटा, वरना बेटी ज्यादा करती है। और अगर देखो, मैं आपको राजनीति से अलग बात बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं और आपको बता रहा हूं जो बड़े लोग हैं, आप लोग बेटियों को शादियां करते हो कर्ज लेके, उधार लेके, जमीन बेच के। क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि अच्छे घर में जाए और सुख शांति से रहे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब स्थिति ऐसे बदल गई है कि जो दहेज के लोभी लोग हैं, जब आप बेटी को तो वहां भेज देते हो, लेकिन वो पैसे की मांग करते हैं तो वही बेटियां जलाई जाती, उन्हीं बेटियों को मारा पीटा जाता है, उन्हीं बेटियों को जबरन उनके गले में फंदा टांग के उनको उनकी हत्या की जाती, उनको रोज टॉर्चर सहना पड़ता है। आप गलत कर रहे हो। बाबा साहब ने हमें महिलाओं को सशक्त करने का अवसर दिया था, उनको ताकत देने का, आपने उसको रोक दिया। आपने कहा बेटियां उतना ही पढ़े जब को ये बताया जा सके शादी में कि वो कितनी पढ़ी लिखी है शादी करते समय। अगर यही बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन जाए, पैसे कमाए, कौन इनका शोषण कर देगा? कौन इन पे की तरफ उंगली उठा देगा? कौन उनका सम्मान नहीं करेगा? आपके गांव में है कोई बेटी कामयाब जो IAS IPS हो, SDM हो, जज हो, वकील हो? है कोई बेटी जो पटवारी हो, सेक्रेटरी हो? है कोई बेटी जो पुलिस में दरोगा हो? अगर होगी तो बताओ, उसका कोई अपमान कर देगा क्या? बताओ, उसकी इज्जत होगी नहीं होगी? तुम बताओ, होगी नहीं होगी? तो ये जो तुम्हें सिखाते हैं ना कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जाओ, बहुत अच्छी बात है, ये कुदरती है, ये जोड़े बने हैं, लेकिन अपने पैरों पर खड़ी होकर जाओ। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन के जाओ, पढ़ के जाओ, मजबूत होकर जाओ। किसी के आगे हाथ फैला के मत जाओ कि हर चीज के लिए निर्भर होना पड़े, ठीक है? कभी गुलामी की जिंदगी से बेड़ियां नहीं काट पाओगे। अगर गुलामी की जिंदगी से बेड़ियां काटनी है तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। और मैं तुमसे भी कह रहा हूं, जो नौजवान भाई बैठे हैं, माँ बाप ने पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया है, रोजगार अभी भी करते होंगे, मेहनत मजदूरी, लेकिन क्या इस रोजगार से पेट भर जाता है? घर में सुख सुविधा आ जाती है? ये अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार किसने दिया पता है? इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। इधर आओ बेटा, सामने इधर आओ, कम आ जाओ तेजी से। ये किसकी वजह से मिले हैं कपड़े पहनने का अधिकार? संविधान की वजह। किसकी वजह से मिला बताओ? संविधान की वजह से। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से है। इसमें आपका तो क्या नाम है? आपका कौन से क्लास में? राष्ट्रपति कौन है ना? चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा। ये आपके गांव का बेटा है ना, देखो तो सही, आगे बेटा, आगे 12वीं में है, देखो तो सही। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये देखो, कंपैरिजन करो बेटा अपने में और उसमें। ये मुंह दांत पाड़ के नहीं होता कुछ भी। ये देखो, वो कौन सी क्लास में बेटा? 5। ये 5 में, आप 12वीं में हो। क्या करते हैं पापा? तुम क्या बन पाओगे?
वो तो कारपेंटर का काम करके एक एक पैसा जोड़ के तुम्हें बेटा आगे बढ़ाना चाहते हैं, और तुम कैसा धोखा कर रहे हो उनके साथ। तुम जब कामयाब नहीं हो पाओगे, तुम्हारे पापा पे ऋषभ कैसी बीतेगी। बताओ, तुम्हारी मम्मी बैठी है, पापा, बड़ा भाई, आप महसूस करो ऋषभ मेरा ही भाई है, लेकिन अगर ये कामयाब नहीं हो पाया, इसके पापा वो कैसे बीतेंगे। उसको क्या पता कि उनका बेटा धोखा दे रहा है, उनको पढ़ नहीं रहा। आप मत कहो ये मेरा छोटा भाई ना, मुझे अधिकार है इसको कहने का। आप कहोगे तो ये कहेगा कि देखो गांव के लोग मुझे कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा खून है ना, तो मैं इसको पूछ सकता हूं कि अगर पिता ने सारी सुख सुविधाएं दी हैं तो तुझे पढ़ने में क्या दिक्कत है। मुझे अब आंखें पहचानने की आदत है, मुझे 10-11 साल हो गए इस काम को करते हुए। सड़कों पे चप्पल घिसते घिसते, लाठियां खाते, मुकदमे झेलते, जेल काटते, और गोली भी खा ली मैंने, सिर्फ इसलिए कि इनकी जिंदगी में बदलाव हो जाए। तुझे क्या लगा मैं कोई कहानी सुना सकता। बैठ, गुड लक। मैं आपको ये कह रहा था, माँ बाप दुनिया की सबसे, मैं तो ईश्वर के रूप में उनको ही देखता हूं, क्योंकि मेरी मां ना होती तो मैं नहीं होता, मेरे पिता नहीं होते तो मैं नहीं होता। मैं तो माँ बाप को ही भगवान मानता हूं, और मैं गुरु का दर्जा उनसे भी बड़ा मानता हूं। गुरु के रूप में मैंने माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर को माना। मैं मानता हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी दी है, जो आज हम पे, हमारे तन पे कपड़े हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर अपने बच्चों की परवाह करते तो शायद हमारी जिंदगी ऐसी ना होती। फिर माननीय काशीराम साहब ने गली गली घूम के हमें राजनीतिक ताकत का एहसास दिलाया। अब उनका खून होने के नाते, उनको गुरु मानने के नाते चंद्रशेखर आजाद की जिम्मेदारी बैठती है कि वो गांव गांव जाके आप लोगों को तैयार करें कि इस वोट के ताकत के आधार पे हम चाहें तो किसी को भी, अपने बीच के व्यक्ति को बहुत बड़ी ताकत दे सकते हैं, और बहुत ताकतवर जो है, जो घमंड में बैठा, उसको जमीन पे गिरा सकते हैं। ये लोकतंत्र। आप चाहो तो आप चंद्रशेखर आजाद को उस कुर्सी पे बिठा सकते हो जिस कुर्सी से भविष्य के फैसले होते हैं, उस कुर्सी से, जिस कुर्सी से आपके हकों की लड़ाई लड़ी जाती है, उस कुर्सी से जिसके लिए प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा। ये आपके हाथ में, ये लोकतंत्र है। आप ताकतवर हो, चंद्रशेखर ताकतवर नहीं है। आप ताकतवर, आपके अंगूठे में, राजतंत्र में तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, घोड़ों पे युद्ध होता था, हजारों हजार लोग मरते थे, तब जाके राज बदलता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस काम को इतना आसान कर दिया कि आपके अंगूठे में ताकत दे दी। आप वोट की ताकत से चाहो किसी को कुर्सी बिठा दो, किसी को पटक दो, ये आपके हाथ में। आप गलत फैसला लोगे, गैर जिम्मेदार लोग कुर्सियों पर बैठेंगे। आपने पिछली बार जिसको वोट दिया लोकसभा में, वो सांसद भी बने, जीते भी। क्या 5 साल में आपकी बस्ती में आए पूछने के लिए कि आपके क्या हाल है? बताओ ईमानदारी से, आए आपके यहां कभी? बताओ, कभी पूछ रहे हैं कि आपका मकान चूरा है क्या? आपकी गली में कोई समस्या है क्या? आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है क्या? कभी पूछने आए आपको? मैं 60 साल नहीं है मेरी उम्र। जिसे आपसे कोई मतलब हो, अगर मुझे मतलब होता तो मैं ऋषभ को नहीं वो करता, उसको बुरा लगा होगा, सच बता रहा हूं, उसको लगा मेरा अपमान हुआ। लेकिन क्योंकि अगर मैं बड़ा भाई हूं, मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? माता पिता अगर बच्चे को समझाते उसका बुरा थोड़े चाहते हैं, उसको उसमें सुधार चाहते हैं, इसलिए समझाते हैं माता पिता। माता पिता बुरा नहीं चाहते किसी का। मैं आज उम्र में भले छोटा हूं, लेकिन इस समाज की कमजोर वर्गों की जिम्मेदारी है मेरे कंधों पे कि मैं इन लोगों को इस देश में गुलामी का जीवन जीने के लिए तैयार नहीं होने दूंगा। मैं इनको जगह जगह के छोड़ूंगा, कोश क्या कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितनी गली जानी पड़े, कितनी रात जागना पड़े, किसी को समझाना पड़े, कोई मुसीबत झेलनी पड़े, चाहे मेरे गले पे आरा भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं इनको समझा के छोड़ूंगा कि इस देश में आपको गुलामी का जीवन नहीं जीना, आपको इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीना। और मैं तो ये गुरु घर, मैं तो मर गया था 6 महीने पहले जब मेरे ऊपर गोली चली। ये तो आपका आशीर्वाद है सदगुरु महाराज का, और आप तक कि मैं जिंदा हूं। जिस दिन मेरे ऊपर गोली चली, एक बार मुझे जहर दे दिया, एक बार मुझे खूब लाठियों से पिटा, मैं फिर भी जिंदा हूं, क्योंकि जिस काम के लिए मैं अभी जन्मा हूं, मेरी मां ने जन्म दिया, वो पूरा नहीं हुआ। वो तब आपके घरों में खुशहाली आ जाए, जब इस देश की सारी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएगी, जब हमारे गरीब, उठाओ इसको, हाथ में उठाओ, ऐसे थोड़े नेता बनोगे, बड़े भाई के साथ खड़े। चुनाव चिन्ह क्या? मुझे बहुत जोर से बोलो, बिल्कुल नहीं, ऐसे शर्मा के नहीं काम करेगा। चुनाव चिन्ह क्या है हमारा? बोलो जोर से बताओ।
चुनाव चिन्ह क्या है हमारा? इनकी आवाज इतनी कमजोर होती है, कट गई। घर में राका तो है, जोर से बताओ क्या है चुनाव चिन्ह, और जोर से। रुक जाओ, आप मत बोलना कोई भी, इनको ही बोलने दो पहले। अगर ये ऊपर वाली भी जो बैठी है वहां, मेरी माए बहन, उनको भी कह रहा हूं जो सामने खड़ी, बताओ क्या है चुनाव चिन्ह। आवाज आई क्या भाई? ले लो, जोर से बताओ। ये बताओ, नौजवान बताओ क्या है। ऋषभ बताओ क्या है चुनाव चिन्ह, एक और बार बताओ। इनसे तो कमजोर नहीं है। अगर मैं इन्हें घर में कह दूं अभी लड़ने के लिए है तो वहां तक आवाज चली जाएगी। बताओ जोर से। अच्छा सुनो, मैं समझ गया हूं। देखो, एकता नहीं बन पा रही है, अलग अलग बोलने इसलिए हो रहा, तो 3 पे बोलना है, ठीक है? 1 2 3। क्या है चुनाव चिन्ह? ठीक हुआ ना? ठीक। तो केतली पे अगर वोट गिरेगा तो कौन ताकतवर होगा? पक्का? आप बताओ कौन ताकतवर होगा? हम सब। तो हम ताकतवर होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं? अब इसको घुमाओ, अब इसको दे दो, आ जाओ। क्या लिखा है बताओ। बेटे इधर से सामने से। एक वोट एक नोट। एक वोट एक नोट। तो क्या समझ आया? क्या समझ आया? एक वोट मैं एक नोट। समझाता हूँ, अभी समझ आया, पकड़ के सही रहो। देखो, जिनसे संघर्ष कर रहे हैं ना, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, उनपे बहुत पैसा, वो पैसे के आधार पर राजनीति करते हैं, पैसा बांट के, राशन दे के, तमाम तरह की चीजों करके। लेकिन मुकाबला तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि उनसे हार मान जाए, हार मान जाते तो फिर लड़ाई नहीं बची। तो जिनसे मुकाबला कर रहे हैं वो संपन्न है, पैसों के आधार पर उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, साधनों के आधार पर मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी मीडिया उनकी है, सारे अधिकारी कर्मचारी उनके। हम